अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड सेक्शन स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 2.4 के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा अगला लेक्चर इसका 2.5। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा है, जैसे कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, उनकी बेसिस पर दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक होते हैं ड्राई लिक्विड्स, एक होते हैं वेट लिक्विड्स। उन दोनों को डिटेल में बता दिया। फिर उसके कुछ MCQs भी मैंने आप लोगों को कराए थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ किसका ज़्यादा होता है, किस वजह से होता है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था इवेपरेशन का। ठीक है बेटा, उसी के बाद इवेपरेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर एक कंटेनर के अंदर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लें बेटा, डिपेंड करता है कि, लेकिन लिक्विड नॉर्मली जो लिया जाता है वाटर ही होता है, क्योंकि वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट। लिक्विड्स के अंदर भी तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए बेटा हम यूज़ वाटर ही करते हैं, स्टैंडर्ड वाटर ही होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मासेस को रिलेट करवाने के लिए हम कार्बन या हाइड्रोजन यूज़ करते थे, ठीक है, स्टैंडर्ड के तौर पर। इसी तरीके से स्टैंडर्ड लिक्विड हमारे पास कौन सा होता है? वाटर होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर ले लिए, लिक्विड्स ले लिए, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब यहाँ पर मैं इस लिक्विड को किसी भी चीज़ से ढक देता हूँ, ठीक है, इस तरह से ऊपर से इसको ढक दिया। आपको पता है मेनिस्कस बनते हैं इसके कुछ इस तरह से। मैं हल्का सा यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे मैंने अभी लास्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया कि जब हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं या इनको हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू होते हैं। बेटा ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे। पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पर स्टार्ट क्या हो जाएगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, जब टाइम की बात आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? रेट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर। पर सेकंड ज़्यादातर लेते हैं नॉर्मली। तो एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन। बेटा कुछ ही देर के बाद, क्योंकि ये ऊपर से ढका हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस होना शुरू होंगे, ठीक है। वो कंडेंस होकर वापस कहाँ आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे, इस तरह से। तो अब यहाँ पर एक और प्रोसेस शुरू हो गया बेटा, जिसका नाम आपके पास क्या है? सॉरी, कंडेंसेशन। जिसका नाम आपके पास क्या होगा? कंडेंसेशन। और वही बात कि एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ कंडेंसेशन। बेटा स्टार्ट जब हम करेंगे इसको हीट करना, तो स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कंडेंसेशन ज़ीरो होगी। इवेपोरेशन तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन कंडेंसेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट ही नहीं हुए होंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेशन तो बढ़ती जाएगी, वो तो साथ साथ होती जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन मैंने आपको क्या बताया अभी लास्ट इवेपोरेशन के टॉपिक में, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक टाइम में इवेपोरेट हो रहे होंगे, सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं।
यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहे होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, सिर्फ यही इवेपोरेट होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन भी बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उसी टाइम पर कंडेंस होकर नीचे आ रहे होंगे। मान लो सरफेस पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स हैं, 7 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, कुछ देर बाद क्या होगा, 7 मॉलिक्यूल्स ही उसी टाइम पर कंडेंस होकर नीचे आ रहे होंगे। यानी 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 सेकेंड में 7 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, तो 7 ही मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे, कंडेंस हो रहे होंगे। तो बेटा ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस टाइम पर जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, ये जो वेपर्स होंगे ये प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, चारों तरफ कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। जो वेपर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर आपके पास क्या है, व्हेन, अगर पॉइंट नोट करना चाहें तो कर ले, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन then the pressure exerted by the vapors is called vapor pressure। when, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation then the pressure exerted by the vapors is called vapor pressure। ठीक है, अंडरस्टूड है बेटा, जितनी ज़्यादा evaporation होगी वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर के, जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अंडरस्टूड है, सही है। तो जब इनका रिलेशन डायरेक्ट है तो आप लोग ये बात देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ती है और इवेपोरेशन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसके साथ कैसा होगा, IMF के साथ भी इन्वर्स होगा। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वही बात कि आपके पास वो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने से रोकेगा। अब बाहर निकलने से रोकेगा तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर भी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इवेपोरेशन में हमने रिलेशन पढ़ा वैसे ही इसके अंदर भी है। अब इसका एक और रिलेशन हम देखते हैं। बेटा वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड की। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड की जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से चेंज हो जाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करें वो क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस लिक्विड में क्या डाल दूँ, कोई भी सॉल्यूट डाल दूँ, सॉल्यूट डाल दूँगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर किससे चेंज हो रहा है बेटा, बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज कौन सी होंगी, सॉल्यूट होगा कोई भी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास आप क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर आपके पास क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर चेंज कैसे होगा, बेटा जब मैं इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज डाल दूंगा तो वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को कम कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स, अब मैं इसके अंदर कुछ अलग से मॉलिक्यूल्स डाल देता हूँ तो वो क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पर भी वही वाला केस अप्लाई होगा। तो जब वो अट्रैक्ट करेगी तो अंडरस्टूड जो वेपर बाहर जा रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को वो रोकेगी, ठीक है। तो रोकेंगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बाय एडिंग impurities vapor pressure decreases, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है तो आप यही कहेंगे कि वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है वेपर प्रेशर में, कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है आपके पास, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इम्प्यूरिटीज के ऐड करने से वेपर प्रेशर आपके पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बता दी वेपर प्रेशर के बारे में। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। बेटा वेपर प्रेशर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना बेटा, ये फैक्टर्स होते हैं, इसके एमसीक्यूज कैसे आते हैं ये मैं आप लोगों को अभी लास्ट में एक दफ़ा समझा भी दूंगा। और दूसरा कि आपको किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हम लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे चैप्टर के, ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर एक दफ़ा रिव्यू हो जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बेटा वेपर प्रेशर के बाद हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, इसी चीज से आपको बताऊंगा मैं। यहां पर दो तरह के प्रेशर है बेटा, एक जो मॉलिक्यूल्स इंटरनली अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनल, या उसका दूसरा नाम कौन सा होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा। इंटरनल वेपर प्रेशर भी कहेंगे, इंटरनली प्रेशर जो होगा उसको वेपर प्रेशर भी कहेंगे, ठीक है। एक और इस पर अप्लाई हो रहा होगा जो कि बाहर से अप्लाई होता है बेटा, इसे आप एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, जो कि एयर अप्लाई करती है, ये मैंने आपको गैस सेक्शन में बताया था, ठीक है। बेटा इस यहां पर जो दो प्रेशर्स हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा आपके पास कौन सा है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में कम होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है जब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को तो वेपर प्रेशर आपके पास क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, वो ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में भी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। जब हम ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स जैसे ही इवेपोरेट होना शुरू हो रहे हैं तो लिक्विड बॉयल हो गया, गलत बात है ये बिल्कुल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली आपके पास क्या है कि लिक्विड का जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, तो लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो लिक्विड आपके पास क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। उस टाइम पर टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बेटा पहला पॉइंट आप लोग चाहें तो लिख लें कि व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, व्हेन वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure, when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure,
then the temperature of a liquid is called boiling point. Then the temperature of a liquid is called boiling point. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया था पीछे, बॉइलिंग एक अलग चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट एक अलग चीज़ है. बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस. इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जब लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ये आ गया. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के साथ इनवर्स रिलेशन होगा किसका, IMF का. ठीक है, क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? नहीं, सबके साथ इनवर्स होता है बेटा IMF का रिलेशन, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट होता है. बेटा जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, उतनी ही देर में क्या होगा, बॉयल होगा, देर से होगा. ऑयल और वाटर को आप हीट करें, बॉयल करें, तो वाटर बेटा पहले बॉयल हो जाता है और ऑयल क्या होता है, देर से होता है. उसकी वजह क्या है कि ऑयल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं किसके मुकाबले में बेटा, वाटर की. ठीक है, तो IMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. बेटा इसमें कुछ जब एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाती हैं तो वो भी इस पर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी लिक्विड में आ जाए तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाता है. ठीक है, भले से यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस बेटा नहीं रिलेट करते. जैसे वाटर की बात करें, वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना होता है, 18 होता है. अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल का पहला मेंबर ले लें आप, पहला मेंबर होता है मिथाइल अल्कोहल, CH3OH. ठीक है, इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो बेटा 12 ये होता है, 3 हाइड्रोजन 15 16 और 16 32. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32. वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 18. तो अंडरस्टूड है इसका ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये जल्दी बॉयल हो जाता है किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में. वाटर देर से बॉयल होता है. पूछा जाता है क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इफेक्ट करती है किसके अंदर, वॉलेटिलिटी के अंदर. वॉलेटिलिटी चेंज होगी तो लाजमी सी बात है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट पड़ता है. इसी तरह से बेटा और भी रिलेशंस आते हैं, लेकिन मैं यहां पर जो आपको बताऊंगा, बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई दोबारा से. वेपर प्रेशर में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आ रही थी, इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं. बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस. बेटा इसको एक वर्ड यूज करते हैं, एलिवेट. एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो हो गई यहां पर. डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपके पास, इवेपोरेट हो जाता है. इसी तरह से बेटा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता रहा हूँ. एक चीज़ जिसे हम NBP, इट इज़ नॉट अ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, गलत समझ रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. क्या है भाई ये, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. कब मेजर होता है बेटा, इसके लिए स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm. ठीक है, और वाटर किसी भी चीज़ का अगर आपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड आपके पास प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm. इस प्रेशर के ऊपर और
सी लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब कैलकुलेट करते हैं बेटा, सी लेवल पर, और इसी तरीके से 1 atm प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गई किसकी बात, बॉइलिंग पॉइंट की। इसके कुछ मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, कुछ पॉइंट्स बता दिए जो कि आपको काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ, कंटेनर बार बार नहीं बना रहा, एक ही कंटेनर हम हर जगह यूज़ कर लेंगे। चलिए बेटा, अगला टॉपिक हमारे पास विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है बेटा, उर्दू में इसे गाढ़ापन कहते हैं। उर्दू में विस्कोसिटी को क्या कहते हैं, गाढ़ापन, कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा। तो गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन क्या है, आपको पता है भाई, कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस कहते हैं, विस्कस लिक्विड कहते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी आपके पास, अगर मैं बात करूं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। इस तरह से ये पहली लेयर आ गई, ये आपके पास दूसरी लेयर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से ये तीसरी लेयर आ गई, कुछ जितनी भी लेयर्स हो सकती हैं। एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो करती है, मूव करती है, तो बेटा यहाँ पर इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में अट्रैक्ट होंगे तो ये इसे आगे मूव करने से रोकेंगे। यहाँ पर वो क्या पैदा करेंगे बेटा, फ्रिक्शन पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, रगड़ पैदा करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब आगे जाने से उसको रोकेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन होती है ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। इनके दरमियान जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस होंगी बेटा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास, सॉरी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शहद की, शहद और पानी, आपको क्या लगता है किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है? देखकर ही पता चल जाएगा बेटा, शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें दो लिक्विड्स, पानी की यानी कि वाटर की और इथाइल अल्कोहल चलो छोड़ दो, पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल और वाटर में से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है? तो वाटर की होगी। ठीक है, इसी तरीके से ईथर, डाई इथाइल ईथर और वाटर, ईथर किसी ने देखा नहीं है बेटा, नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में इसको मेंशन किया गया है। बुक अगर आप लोगों ने अभी तक रीड नहीं की है बेटा, आप लोगों का तकरीबन फर्स्ट ईयर का काम ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों ने बुक रीडिंग नहीं की है तो बेकार है फिर आप लोगों का सारा पढ़ना। ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग पढ़ाएं वो ही आ जाए, बुक रीडिंग आएगा तो वो ही, लेकिन बेटा बुक से आपको ये फ़ायदा होता है कि बुक रीडिंग जब आप कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा रीड समझ के कर लेना, तो बुक में से कोई भी बेटा एक लाइन आपको निकाल कर दे देते हैं। अब लाजमी सी बात है, पूरी बुक तो आपको यहाँ रीड करके हम नहीं बता सकते, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर बता सकते हैं कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन एक बार लाजमी आप लोग बुक रीड कीजिए कि अगर उसमें से कोई एक पॉइंट आपसे पूछ भी लिया जाए ना तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे सकें। ठीक है, यानी कि आपके जहन में खुद ही क्लिक करेगा कि हाँ वहाँ पर एक पॉइंट था, कुछ इस तरह का था, और वो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो बुक में आप लोग लाजमी रीड करें। काफ़ी सारे जो MCQs होते हैं ना, अब बच्चे कहते हैं कि ये तो हम कैसे पता लगाएं, कंपाउंड्स के नाम दे दिए, आपसे पूछ लिया भाई किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है,
कंपाउंड्स के नाम दे दिए। अब आप बोलेंगे हमें तो ये कंपाउंड हमने कभी देखे ही नहीं है, लाजमी सी बात है, हमने भी कई कंपाउंड्स अभी तक नहीं देखे, नाम पढ़े हैं, लेकिन अगर आप बुक वो नाम देखेंगे तो वो आपको बुक से दिए जाते हैं। बुक में जो रिलेशंस बताए गए हैं, बुक में जो बातें बताई गई हैं, वो वहाँ से बताई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग बुक लाजमी रीड कीजिए, बुक के अंदर कुछ नोटेशंस वगैरह को यूज़ किया जाता है वो लाजमी देखें, और कंपाउंड्स के जो नाम लिए जाते हैं उनको लाजमी देखें। उनसे आपको अगर उनमें से कोई MCQs पूछा भी जाता है तो आप लोग आसानी से उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया डाइथाइल ईथर और वाटर, तो डाइथाइल ईथर की विस्कोसिटी कम होगी बेटा और वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बनी बेटा, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस to flow of a liquid is called viscosity. Resistance to flow of a liquid is called viscosity. सही है बेटा। विस्कोसिटी को जाहिर किया जाता है बेटा, एक सिंबल होता है ईटा, क्या कहते हैं इसको, ईटा कहा जाता है। एन की एक टांग को बड़ी कर देते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने यूज भी किया होगा। एन नहीं बना देना बेटा, गलत हो जाता है। खैर बनाना तो आपने नहीं है, आपने टिक करना है। अगर MCQs पूछा भी जाता है कि इसकी नोटेशन क्या है, ईटा होता है। ठीक है बेटा, विस्कोसिटी का इन्वर्स होता है फ्लूइडिटी। क्या बताया बेटा, मैंने यहाँ शायद स्पेलिंग गलत लिख दी थी, करेक्ट कर लीजिएगा। विस्कोसिटी का इन्वर्स होता है क्या बेटा, फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी फ्लो होने से रोकता है, फ्लूइडिटी फ्लो को बताता है कि कितना ज़्यादा कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो विस्कोसिटी का इन्वर्स आपके पास क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी कहलाता है। ठीक है, विस्कोसिटी के कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विस्कोसिटी का काम हम पूरा करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स इसके बताए हैं जो कि काम आएंगे आपके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम विस्कोसिटी को एंड करेंगे। विस्कोसिटी के सारे फैक्टर्स वगैरह पढ़ के, उसको डिटेल में पढ़ के, कुछ उसके यूनिट्स वगैरह पढ़ के उनको एंड करेंगे। ठीक है, और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा सरफेस टेंशन लिक्विड सेक्शन का, उसको ख़त्म करेंगे और कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को फ़िलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं उनको अच्छी तरीके से रीड कीजिए, अच्छी तरीके से बुक रीडिंग कीजिए। बुक में से अभी विस्कोसिटी को छोड़ दीजिएगा, विस्कोसिटी का टॉपिक नहीं पढ़िएगा। बाकी जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उनको लाजमी पढ़िएगा, जैसे गैस सेक्शन के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, इसी तरीके से लिक्विड सेक्शन में जितने टॉपिक्स हैं, एक्सेप्ट विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, उनको आप रीड कीजिए। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं उसका लाजमी आप लोगों को जवाब दूंगा कि किस तरह से वो चीज़ सही होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।